चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपको सिद्धांत। आपको प्रिंसिपल, आपको सिद्धांत, आपको प्रिंसिपल। ये सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। जिसकी एनर्जी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें पहले जाएगा, जिसकी बाद में होती है उसमें, जिसकी ज़्यादा होती है उसमें बाद में जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s ऑर्बिटल की, 1s कक्षक की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? 1s कक्षक में भरा जाता है। 1s के बाद किसमें जाता है? 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, इस तरीके से 4d। ठीक है, ये इनका क्रम रहता है इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाता है? जिस 1s में, मतलब जिसकी एनर्जी ऊर्जा सबसे कम होती है। फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बाद में भरा जाता है, जिसकी कम उसमें पहले भरा जाता है। तो ये इसका क्या रहता है? क्रम रहता है। ठीक है, अब इस नियम के अंतर्गत, अपोज के प्रिंसिपल के अंतर्गत 4 रूल्स आते हैं, 4 नियम होते हैं। इसमें कितने रूल होते हैं? 4 नियम होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। और पहला नियम है n+l का नियम। काफी इंपॉर्टेंट है ये। n+l रूल, n+l का नियम, n+l रूल क्या कहता है? n+l का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है। अब यदि 2 या ज्यादा कक्षकों के लिए n+l का मान क्या हो? समान हो। 2 या ज्यादा कक्षकों के लिए n+l का मान क्या हो? समान हो। तो जिस कक्षक के लिए n का मान सबसे कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू दैट ऑर्बिटल which has the lowest value of n+l, which has the lowest value of n+l. If 2 or more orbitals have same value of n+l, then electron first goes to that orbital which has the lowest value of n. तो पहले किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन? जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी। n+l की वैल्यू सेम है तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ये बोलता है। अब जैसे ऑर्बिटल, कक्षक, उसके लिए n की वैल्यू और n+l। ठीक है, जैसे 3s, 4p, 5d, 4f, इस तरीके से कुछ ये ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है? जो सबसे आगे जो नंबर लिखा है वो n की वैल्यू होती है। किसी भी ऑर्बिटल में
सबसे आगे जो नंबर लिखा है वो किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू होती है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई? 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो आगे जो नंबर लिखा था किसकी वैल्यू है? n की। l की वैल्यू अपन देखते हैं कैसे आती है। ऑर्बिटल कक्षक और वैल्यू ऑफ l का मान। 4 आपके पास ऑर्बिटल है, s, p, d और f। s, p, d और f। और l की वैल्यू स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से कहाँ होती है? 0 से 3 तक होती है ना। 0 से कहाँ तक होती है? 3 तक। याद करने के हिसाब से देख सकते हैं, s मतलब सुपर, शून्य, 0। p मतलब पहला, प्राइमरी। d मतलब दूसरा, डबल। f मतलब फाइनल, तीसरा। तो l की जो वैल्यू है वो s, p, d, f के हिसाब से 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। S के लिए l की वैल्यू कितनी हुई? 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो s, p, d, f 0, 1, 2, 3। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब यहाँ पर देखें s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। जोड़ दें, कितना है? 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। क्रम क्या रहेगा? ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसमें n प्लस l का मान सबसे कम होगा। जिसमें n प्लस l का मान सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। बताइए सबसे पहले किस में जाएगा? जिसमें n प्लस l का मान कम है। n प्लस l का मान सबसे कम किसमें? 3s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3s में। 3s में गया। 3s के बाद उससे ज्यादा वाला 4p। अब इन दोनों में आ रहा है बराबर 7, 7। n प्लस l का मान सेम आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? जिसमें n का मान कम। तो इन दोनों में से n का मान कम किसमें? 4f में। तो किस में जाएगा? 4f में। 4f में जाएगा और 5d। यही इनका एनर्जी का ऑर्डर है। मतलब यदि n प्लस l का मान ज्यादा होगा तो ऊर्जा, ऑर्बिटल की ऊर्जा या एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि n प्लस l का मान क्या होगा? कम होगा, तो ऑर्बिटल की एनर्जी मतलब ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। n प्लस l का मान कम होगा तो एनर्जी ऊर्जा कम होगी। n प्लस l का मान ज्यादा होगा, एनर्जी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। जिसके लिए n प्लस l का मान ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। n प्लस l यदि समान होता है तो जिस ऑर्बिटल के लिए n का मान कम, उसकी एनर्जी कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जिसके लिए n का मान ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। ठीक है, ये इसका क्रम रहता है। तो n प्लस l का नियम क्या कहता है? कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसमें n प्लस l का मान सबसे कम होगा, और n प्लस l का मान क्या रहा? सेम। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं अपन? देखिए 1p, 2d, 3f, ये जो ऑर्बिटल हैं, कक्षक हैं, ये संभव नहीं है, बनते ही नहीं है। ये कौन से कक्षक नहीं होते हैं? 1p, 2d, 3f ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। इनका निर्माण नहीं होता है, संभव नहीं है, ये कक्षक होते ही नहीं है। ठीक है, मतलब 1 में केवल s होता है, d 3 से स्टार्ट होता है, p 2 से स्टार्ट होता है, f 4 से स्टार्ट होता है। तो 1p, 2d, 3f कक्षक होते ही नहीं है। तो 1 में केवल कौन होता है? s। 1 में केवल कौन होता है? s। 2 में s और p दोनों होते हैं। 3 में s, p और d होते हैं।
4 में S P D F, 5 में S P D F, 6 में S P D और 7 में S और P। ये ऑर्बिटल होते हैं। अब इनका ऑर्डर की अपन जो बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में। आपको क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से क्या आना है? नीचे। फिर ऊपर जाना है। फिर कहाँ आना है? नीचे। फिर ऊपर आए, नीचे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में। फिर 2s में। फिर 3s। 3s के बाद 3p। 3p के बाद 4s। 3d 4p 5s। फिर 4d 5p 6s। 4f 5d 6d 7s। 5f 6d 7p। ये इनका पूरा ऑर्डर रहता है। तो पूरा ऑर्डर अपन इधर लिख देते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। ठीक है? 4d 5p 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये पूरा क्रम रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं अपन? ऑर्बिटल, कक्षक और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कोई वापस अपने पास 4 प्रकार के कक्षक है यहाँ पर। S P D F। चारों में S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। फिर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ आप। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। P में, D में, F में 14। S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10, F में 14। इससे कम रह सकते हैं, ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। मतलब S में 2 से ज्यादा कभी नहीं भरे जाएंगे, कम हो सकते हैं। P में 6 से ज्यादा नहीं जाएंगे, D में 10 से ज्यादा नहीं जाएंगे और F में 14 से ज्यादा नहीं जाएंगे। अब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को भरना है। किसी भी तत्व का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक देखना है अपने को, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना है उसका? जितना उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। उन इलेक्ट्रॉन को अपन इस संख्या के हिसाब से भरेंगे, इतने इतने। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1s से। ऑर्डर हमेशा कहाँ से चलेगा? 1s से स्टार्ट होगा। जैसे माना कि अपने को 6 कार्बन का भरना है। 6 किसका भरना है? कार्बन का भरना है। अच्छा, कार्बन का भरना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1s से। S में अधिकतम कितने जाते हैं? 2 जाते हैं। चलो, तो ये 1s 2। एक भरने के बाद अगले में जाएंगे। तो 1s भर गया। 1s के बाद किसमें जाएंगे? 2s में भी कितने जाएंगे? 2s भर गया। फिर 2p। p में कितने जाएंगे? p में अधिकतम जाते कितने? 6। लेकिन अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6 में से 2 यहाँ भर गए, 2 यहाँ भर गए, 4। अब हमारे पास बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हम इसमें अब भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे। तो 1s2 2s2 2p 2 ये अपने पास इसमें भरा जाएगा। अब यदि किसी पर चार्ज आ जाए, जैसे O-2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो माइनस आवेश आता है तो जितना माइनस चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जितना प्लस आएगा उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। प्लस को आपको क्या करना है? कम। माइनस को क्या करना है? बढ़ा देना है। अब इसमें ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। 2 और आ गए। अब कितने हो गए? 10। अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने। कितने भरने? 10 इलेक्ट्रॉन भरने। जैसे
1s2 2s2 2p6 3s, सॉरी हो गई 10 हमारे पास, 1s2 2s2 2p6, 2 तो 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। अब जैसे हमारे पास 13Al प्लस, माना कि एक ही प्लस आता है कि Al पर 3 होता है प्लस, ठीक है, माना कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, 13 में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 1, कितने बचे? 12। तो अब हमको कितने भरने हैं? 12 भरने हैं। 12 भरेंगे तो कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गए, ये 12 हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो प्लस को क्या कर देना? कम, माइनस को क्या कर देना है? जोड़ देना है, ठीक है। जैसे आपके पास 35 Br ब्रोमीन का अपने को भरना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 35 इलेक्ट्रॉन भरने। कितने भरने? 35। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1s से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d के बाद 4p5, ये हमारे पास हो गया इसका ब्रोमीन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं एलिमेंट्स का, तत्वों का। कोई डाउट है इसमें? 1s2 2s2 2p6, सॉरी 1s2 2s2 2p6, प्लीज +2। अब देखिए जैसे Mn+2, Mn का परमाणु क्रमांक कितना है? 25, ठीक है। अब अपन जैसे जनरली देखते हैं, अब इस हिसाब से देखें तो अपने को कितने भरने? 23। 25 में से 2 तो कितने भरने? 23। चलो उस हिसाब से एक बार मैं भर के बता दूं, फिर उसमें करेक्शन बताएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3, ये 23 का हुआ, लेकिन ऐसे ये नहीं भरा जाता, ठीक है। अब एक काम करो, एक बार आप मैं +2 को हटाता हूं, यहाँ से Mn का ही भरेंगे, ये क्या? 3d5। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन भरते समय तो रूल के अकॉर्डिंग ही जाएगा, जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले जाएगा, जिसकी ज्यादा उसमें बाद में जाएगा। लेकिन जब निकलेगा तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। सबसे बाहर वाला मतलब जिसमें संख्या सबसे ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, फिर बचा तो बाद वाले में से निकलेगा। तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? सबसे बाहर वाला। और सबसे बाहर वाला कौन सा होगा? जिसमें n का मान प्लस सबसे ज्यादा होगा, वो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब +2 की बात करें अपन, n का मान सबसे ज्यादा किसमें? 4s में। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ से ये 4s अब खत्म हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 3d5। 4s 0 लिख सकते, नहीं तो अपन नहीं भी लिखेंगे। माना कि अब 3 निकलते, तो 2 तो s के निकल जाते और फिर बाद में एक और कहाँ से निकलता है? d से निकलता। तो ये ध्यान रखेंगे कि निकलते टाइम इलेक्ट्रॉन जिसकी संख्या बड़ी है उसमें से पहले निकलेगा, ठीक है। बढ़ते टाइम तो नियम के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ठीक है। ये चीज इसमें ध्यान रखें। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अगले अपन देखें सेकंड, इसका जो रूल है, नियम है अणु का अधिकतम बाहुल्यता का नियम। अणु का अधिकतम बाहुल्यता का नियम।
हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम, हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल। तो ये नियम क्या बोलता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, इसमें समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षक समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन से नहीं भर जाते। ठीक है, मतलब द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स does not takes place until all orbitals should not fill with same spin electrons। सीधी बात अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये मेनली पहली बात तो p और d कक्षकों में देखना है आपको, s में इसका कोई मतलब नहीं है। किसमें देखना है? p और d कक्षकों में। और p और d कक्षकों में क्या करना, p में 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz, और d में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। तो ये नियम क्या कहता है कि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले सभी कक्षकों में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर बचते हैं तो युग्मन करवाना है, जोड़े कर बनवाने, नहीं तो उसको सिंगल ही रहने देते हैं। तो पहले सभी में क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, बचेंगे तो युग्मन करवाना है। ये बोलता है ये। अच्छा, ये क्या कहता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये 5 तत्व हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होता है। ये जो हुंड का रूल है, हुंड का नियम है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन पर लागू नहीं होता है। इन तत्वों पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद से लागू होता है। ICAR में क्वेश्चन आया था एक बार कि ऑक्सीजन का सही विन्यास क्या होगा, ऑक्सीजन का सही विन्यास क्या होगा हुंड के हिसाब से अपने को देखना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे इसका 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 दोनों इसमें गए, 4 बचे p में गए। s का तो कोई रोल होता ही नहीं है, मेन p का होता है। s में एक ही कक्षक होता है, s कक्षक एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है, p में भी इसी तरीके से 2 है क्लॉकवाइज और सॉरी s में, और 2p में 3 कक्षक हुए, px, py, pz। नियम क्या कहता है? पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कक्षक कितने हैं? 3। तो पहले क्या करेंगे? एक एक भरेंगे सभी में। 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक बचा, उसका जोड़ा बनाएंगे, युग्मन करवा देंगे, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी और वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये इसका विन्यास सही बनेगा। दोनों में 2 नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। पहले सभी में क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर आपके पास बच रहा है तो आपको पेयरिंग करवानी है, युग्मन करवाना, नहीं तो छोड़ देना। बस ये है अपने पास इसका हुंड का नियम। किसका नियम है? हुंड का नियम। ठीक है, तो हुंड का नियम क्या कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षक समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन से नहीं भर जाते। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स डज नॉट टेक्स प्लेस until all orbitals should not filled with same spin electrons। इसके बाद तीसरा नियम हमारे पास आता है पाउली का अपवर्जन नियम। Pauli's exclusion rule। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। ये पाउली एक गाना गाता था 1 2 का 4। कौन सा गाना गाता था? 1 2 का 4। अच्छा, हिंदी में गाता था 1 2 का 4, इंग्लिश में गाता था 4 2 का 1। ठीक है, कैसे? एक कक्षक होता है,
ऑर्बिटल, उसमें दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन दो इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्या होती हैं, क्वांटम संख्या। तो ये गाना कैसे गाता था बंटू कपूर? ये कहता था एक ही कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है। क्या बोलता था? एक ही कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। किसका समान नहीं होता? चक्रण क्वांटम संख्या। इंग्लिश में कैसे कहता था ये 4 का 1? इंग्लिश में बोलता था द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 ऑर्बिटल never be same. The values of all 4 quantum numbers for 2 electrons of 1 orbital never be same. Maximum 3 quantum numbers may be same, but the values of spin quantum number are always different. ठीक है? स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? चक्रण क्वांटम संख्या। S इसके लिए वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस हाफ, है ना? प्लस माइनस हाफ। अच्छा, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन S का मान कितना होता है? प्लस 1/2। उसको अपन अपवार्ड एरो, ऊपर की तरफ दिशा रहती है एरो की, इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसकी, तो उसको प्लस हाफ लिखेंगे। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन S इक्वल्स टू माइनस हाफ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहती है नीचे की ओर। तो ये क्या कहता है कि एक कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता। अधिकतम कितने का समान हो सकता है? 3 का। किसका समान नहीं होता? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू समान नहीं होती है। उसकी या तो क्या होती है प्लस हाफ, या तो क्या होती है माइनस हाफ। ये इसमें होती है हमारे पास क्या, पाउली का एक्सक्लूजन रूल है, अपवर्जन नहीं है। इसके बाद 4th रूल हमारे पास इसमें आता है, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड full filled orbitals, stability of half filled and full filled orbitals। अर्धपूरित का मतलब क्या हुआ? आधे भरे हुए। अर्धपूरित का मतलब क्या है? आधे भरे हुए। आधे में S में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, P में 3, D में 5, F में 7। और पूर्ण पूरित मतलब क्या हुआ? पूरे भरे हुए। S में कितने? 2, P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है, इसी तरीके से अपन इंग्लिश में देखें तो हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया? आधे भरे हुए। S1, D3, D5, F7। फुल फील्ड का मतलब क्या हो गया? S2, D6, D10, F14। तो ये रूल क्या कहता है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, मतलब जो अर्धपूरित और पूर्ण जो विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये अधिक स्थायी होता है दूसरे सभी विन्यासों से। ये क्या कहता है
कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास वाले कक्षक अन्य सभी विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। मतलब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन एनी अदर ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर ऑर्बिटल्स। तो जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, अब उनमें भी फुल फील्ड ज्यादा होगा, पूर्ण पूरित सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इसके आधार पर अपन जैसे 24 क्रोमियम, 29 कॉपर का विन्यास लिखते हैं, क्रोमियम और कॉपर का लिखते हैं। तो इसका क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 3d4। n प्लस एल के नियम के अकॉर्डिंग ये होगा, लेकिन ये है नहीं, इसमें एक्सेप्शन है। तो ये इसके पास कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 3d5 हो जाए, 3d5 हो जाए मतलब हाफ फील्ड हो जाए, अर्धपूरित और स्टेबल हो जाए। ये क्या करता है, यहाँ से 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और कंडीशन क्या बन जाती है इसकी, 4s1 3d5। ये इसका सही विन्यास है। और जनरली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है तो क्रोमियम या कॉपर ही आता है। तो ध्यान रखेंगे क्रोमियम में क्या होता है लास्ट में 4s1 3d5 क्या होता है, 4s1 3d5। यहाँ पर जैसे देखें अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये तो वो सिस्टम से, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसमें ये सही नहीं है। तो यहाँ पर 9 है, एक आ जाए तो कितना हो जाए 10, फुलफिल्ड हो जाए और स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी यहाँ चला जाता है और ये कंडीशन क्या बन जाएगी 3d10 और ये क्या रह जाएगा 4s1। ये इसमें कंडीशन है। तो क्रोमियम का करेक्ट विन्यास जो रहता है क्या रहता है 4s1 3d5 और कॉपर का क्या रहता है 4s1 3d10। ठीक है। ऐसे कौन कौन से और एलिमेंट हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबोजियम, कार्बोटिवेट से कॉपर, चांदी, सोना, दे तो मेराजी, एक एलिमेंट और आएगा इसमें आरजी। ठीक है। तो CuAg AuRg। ठीक है। और एक क्या होता है PD। इन सभी का क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबोजियम, इन सभी में लास्ट में क्या चलता है S1 D5। इन सब में लास्ट में क्या चलता है लास्ट में S1 D10 और इसमें S0 D10। इन चारों में लास्ट में क्या होता है S1 D5, इनमें S1 D10, इसमें S0 D10। ये सारे जो एलिमेंट हैं ये N+L नियम का पालन नहीं करते। ये जो एलिमेंट है ये N+L रूल को फॉलो नहीं करते। These elements do not obeys N+L rule। ये नियम क्या करते, ये तत्व क्या है N+L के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्रोमियम और कॉपर का विन्यास ध्यान रखना होता है। बाकी इन सब का S1 D5, इन सब का S1 D10, इस PD का S0 D10। ये इसमें हमारे पास आपोज प्रिंसिपल के 4 रूल्स हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर
क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, नाभिक से दूरी, आकार आदि के बारे में जानकारी देने के लिए 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। The 4 constants are required for complete information about energy, shape, distance from nucleus of an electron are called as quantum numbers. Quantum numbers are of 4 types. क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला हमारे पास आता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम n से लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? स्मॉल n से इसको अपन लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? नील्स बोर ने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड बाय नील्स बोर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को किसने खोजा? नील्स बोर ने। फिर इसके जो मान होते हैं, वैल्यूज, तो n बराबर 1 से लेके कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक। 1 से लेके अनंत तक मुख्य क्वांटम संख्या का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी 0 नहीं होता। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेवर इक्वल्स टू 0। कहाँ से कहाँ तक होते हैं इसके वैल्यूज? 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या नहीं होता? इसका मान 0 कभी नहीं होता। फिर जानकारी किसके बारे में देती है अपने को ये? तो किसी कोश या कक्ष के आकार के बारे में जानकारी दी, इंफॉर्मेशन। अबाउट साइज ऑफ एनी सेल और ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस बारे में जानकारी देती है? किसी कोश या कक्ष के आकार के बारे में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ एनी सेल और ऑर्बिट। साइज ऑफ एनी सेल और ऑर्बिट। ओके, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any cell orbit और एनर्जी लेवल कितने होते हैं? 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कितने होंगे? 2n²। मतलब किसी कोश, कक्ष या ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। किसी भी सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 2n²। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल आर 2n²। फिर कक्षक पूछे तो कक्षक इलेक्ट्रॉन से हाफ होते हैं। तो मैक्सिमम number of orbitals at any cell orbit or energy level कितने होंगे? n²। किसी कोश या कक्ष, किसी कोश, कक्ष या ऊर्जा स्तर में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? n² होते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से लिख रहे हैं। खोज की थी, इसको डिस्कवर किया था नील्स बोर ने। मान कहाँ से कहाँ होते हैं इसके? 1 से लेके अनंत, इंफिनिटी तक होते हैं। क्या नहीं होता इसका मान? कभी 0 नहीं होता। जानकारी किसके बारे में देती है? कोश या कक्ष के आकार के बारे में, अबाउट द
साइज ऑफ एनी सेल और ऑर्बिट, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में, कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n², और मैक्सिमम ऑर्बिटल अधिकतम कक्षक कितने होते हैं n²। ठीक है, कैसे होते हैं उनको निकाल के आप बताएं, एक बार बता दें। सेल और ऑर्बिट कोश या कक्ष, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n², मैक्सिमम ऑर्बिटल, अधिकतम कक्षक कितने होते हैं n²। अब वो आपको जैसे कहेगा के एनर्जी लेवल, के ऊर्जा स्तर, आपने बात करी थी पहले एनर्जी लेवल को लेके, क्या ऊर्जा स्तर KLMN, और कोश सेल n = 1 2 3 4। तो k के लिए कौन सा को 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। अब k एनर्जी लेवल है, k एनर्जी लेवल में n की वैल्यू कितनी होगी 1, k एनर्जी लेवल में n की वैल्यू 1 होगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 × 1 का स्क्वायर 2n² होता है ना, तो 2n कितना है 1 का स्क्वायर कितना है 2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, के l में कितने होंगे n की वैल्यवैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो 2 × 2² कितने हुए 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। m में n की वैल्यू 3, 2 × 3 का स्क्वायर 18, 3 का स्क्वायर। ये अभी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n = 3r, n बराबर 3 वाले में अधिकतम कक्षक कितने होंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, n में n की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर 32, 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाइड बाय 32, और 4 का स्क्वायर कितना आ गए 60। इस तरीके से हम क्या निकाल पा रहे हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑर्बिटल। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n², और अधिकतम कक्षक कितने होते हैं n²। तो ये बात समझ में आ गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए सेकंड में अपन बात करें फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम कैसे लिखते हैं स्मॉल l से, कैसे लिखते हैं स्मॉल l से लिखते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था सोमरफील्ड। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड बाय सोमरफील्ड। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड बाय सोमरफील्ड। मान कहां से कहां होते हैं इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर के 0, 1, 2, 3 से लेकर कहां तक होंगे अनंत तक। इसके वैल्यूज कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 0 भी होती है, तो 0 से इन्फिनिटी तक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि L =
0 to n minus 1। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डिगंसी क्वांटम संख्या का मान किस पर निर्भर करता है? मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उसके एक कम तक होगा, स्टार्ट होगा 0 से, 0 से स्टार्ट हो गए n-1 तक। तो l के मान कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से n-1 तक, मतलब 0 से अनंत तक तो है ये। अब n की वैल्यू दे रखी है, उसके हिसाब से पूछना है, तो कहाँ से कहाँ होंगे? 0 से n-1 तक। जैसे कि n = 4, तो l = क्या होगा? 0 से 3 तक। n-1 मतलब कौन कौन से मान होंगे वो? 0, 1, 2, 3। तो जितना n का मान है उसके एक कम तक होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जानकारी किसके बारे में देती है अपने को? ये किसी उपकोष या कक्षक की आकृति के बारे में, उपकोष या कक्षक की आकृति के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ एनी सबसेल और ऑर्बिटल। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें किसी भी सबसेल में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 × 12 + 1। इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 × 12 + 1। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? हाफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल कितने होंगे? 12 + 1। किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होंगे? 12 + 1। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? सोमरफील्ड ने। इसके मान क्या होते हैं? 0 से अनंत तक होते हैं। या n के मान पर डिपेंड करें तो 0 से n-1 तक होते हैं। इसके बारे में जानकारी देती है उपकोष के आकृति के बारे में, मतलब अबाउट द शेप ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उपकोष में? 2 × 12 + 1। और अधिकतम ऑर्बिटल कक्षक कितने होते हैं? 12 + 1। कैसे इनको निकालते हैं देखें। कोश शेप आकृति, वैल्यू ऑफ एल, एल का मान कितना रहेगा? और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 × 12 + 1। और मैक्सिमम ऑर्बिटल, अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? 12 + 1। 4 हमारे पास सबसेल है, S, P, D, F। 4 है, S, P, D, F। S का शेप कैसे होता है? स्फेरिकल, गोलाकार। S का कैसे होता है? गोलाकार, स्फेरिकल। P का डम्बेल, डम्बलाकार।
डी का डबल डंबल, द्विडंबलाकार या डबल डंबलाकार। और एफ का कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स जटिल। एल की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 3 तक क्या होती है? एस मतलब 0 शून्य सुपर, पी प्राइमरी पहला, डी डबल दूसरा, एफ फाइनल तीसरा। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एस में? 2। यहाँ इससे भी निकाल सकते हैं। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ एल की वैल्यू रखें 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 2। बाकी वैसे अपने को ध्यान है ये पी एस में अधिकतम कितने जाते इलेक्ट्रॉन? 2। पी में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6। डी में, एफ में 14। इस फॉर्मूले से भी ये निकाल सकते हैं। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? आधे होते हैं। कक्षक क्या होते हैं? आधे होते हैं इलेक्ट्रॉन के। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ए। पी में कितने होते हैं? 3। 3 कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डी में 5 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 7। वो कॉम्प्लेक्स है तो अपन लिख लिएगा। इस तरीके से इसमें अपन ये चीजें देख पाते हैं। इससे अपन कक्षीय कोणीय संवेग निकालते हैं। यहाँ पर एक एजीमुथल क्वांटम नंबर फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या में कक्षीय कोणीय संवेग निकाला जाता है। कक्षीय कोणीय संवेग, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये कितना होता है? रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। अब जैसे एस ऑर्बिटल के लिए देखें अपन 4s, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो 0 में 1 जोड़ा 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को एच अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई किया 0। तो एस ऑर्बिटल हो कोई भी, उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। एस कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। पी के लिए एल की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 2, तो रूट 2 इंटू एच अपॉन, ये रूट 2 है, ये नॉर्मल 2 है, इससे ये रूट 2 टाइम कट जाता है, तो क्या आ गया? एच अपॉन रूट 2 पाई। इस तरीके से एल की वैल्यू रख के अपन किसी का ही निकाल सकते हैं। जनरली पूछता है एस का ही पूछता है। एस के लिए कितना होता है? 0 होता है। एस के लिए कितना होता है? 0। ये कक्षीय कोणीय संवेग हो गया। अब हमारे पास तीसरी क्वांटम संख्या आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से। इससे लिखते हैं स्मॉल एम से। तो इसकी को डिस्कवर किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या को 2 वैज्ञानिक थे, 2 साइंटिस्ट थे, लिंडे एंड जीमा।
किसने इसको खोज की थी? मेंडे एंड जीमान। अच्छा, ये अपने को इसके जो मान होते हैं वैल्यूज आर -L टू +L, -L से +L तक होती है। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करती है? दिगंशी क्वांटम संख्या पर। उसके हिसाब से मान निकलते हैं। तो L का जो भी मान होगा दिगंशी क्वांटम संख्या होगा, उसके माइनस से उसके प्लस तक किसके मान होंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान होंगे। कुल मान कितने होंगे? टोटल वैल्यूज होती हैं 2L + 1। टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं? 2L + 1। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कहां से क्या होते हैं? -L से +L तक। टोटल मान कितने होते हैं? 2L + 1। जानकारी किसके बारे में अपने को देती है? कक्षक के अभिविन्यास के बारे में। कक्षक के अभिविन्यास के बारे में, ये भी 2019 में पूछा कुछ। ठीक है, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में कौन जानकारी देती है? तो वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। कक्षक के अभिविन्यास के बारे में जानकारी अपने को ये देती है। ओके, अब जैसे हम देखें इसमें आगे, यदि n बराबर L बराबर कितना 0, किसके लिए? S कक्षक के लिए होता है। L = 0 फॉर S ऑर्बिटल, S कक्षक के लिए होता है। L का मान कितना? 0। तो अब m का मान क्या होगा? अच्छा, m का मान क्या होता है? -L से +L। L का मान कितना? 0। लेकिन 0 तो प्लस माइनस कुछ होती नहीं है, 0 तो 0 ही होती है। तो L का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब L का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो कोई भी S कक्षक हो, S ऑर्बिटल हो, किसी भी S ऑर्बिटल के लिए L और m दोनों का मान, दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब वैल्यूज ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एनी S ऑर्बिटल इज ऑलवेज 0। किसी भी S कक्षक के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। S कक्षक के लिए इनका मान कितना होता है? 0 होता है। यदि L बराबर कितना 1, किसके लिए होता है? P कक्षक के लिए। L का मान 1 किसके लिए? P के लिए। तो m बराबर, m के मान क्या होंगे? m बराबर -1 से +1। टोटल मान कितने होंगे? 3। कौन कौन से होंगे? m बराबर -1, 0, +1। कहां से कहा था कि -1 से +1 तक? और -1, 0, +1। P में कितने कक्षक होते हैं? 3। P में कितने कक्षक होते हैं? 3। उन 3 कक्षकों के लिए ये 3 मान होंगे। Px, Py, Pz। इसके लिए m के मान दिखाना है। तो आपको क्या करना है? 0 को उठा के लास्ट में ले जाओ। 0 को कहाँ ले जाओ? लास्ट में ले जाओ। और बाकी को एज इट इज अपन लिख देते हैं। या 0 के अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होता है? ZERO। तो जिस कक्षक में Z आ गया उसके लिए मान 0। तो 0 को ले गए लास्ट में। तो Pz के लिए m का मान 0, Px के लिए Py के लिए 0 को लास्ट में, बाकी को एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जैसे यदि L = कितना आ रहा है? 2, किसके लिए आता है? और D ऑर्बिटल, D कक्षक के लिए होता है L का मान 2। तो m बराबर कितने होंगे? -2 to
-2 से +2 होंगे, टोटल कितने होंगे? 5, टोटल 5। उसमें निकाल के रख सकते हैं 2 × 2 + 1। कौन कौन से होंगे वो? -2, -1, 0, +1, +2। या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 ± 1 ± डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5 कक्षक है डी में। 5 कौन कौन से हैं? dxy, dyz, dzx, dx2y2, dz2। ये 5 कक्षक हैं dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। इसके लिए 5 मान है। ये क्या करना? 0 को ले जाना है लास्ट में, 0 एंड में ले जाओ, एज इट इज उतार दो। 0 गई z के पास लास्ट में। अब -2 dxy के लिए -1 +1 +2। इस तरीके से 5 के लिए 5 मान हो जाएंगे। यदि L बराबर कितना है? 3, ये किसके लिए होगा? 4f ऑर्बिटल। तो m के मान क्या होंगे? -3 से +3, टोटल कितने होंगे? 7। कौन कौन से मान होंगे वो? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 ±1 ±2 ±3। इस तरीके से अपन ये चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। चौथी क्वांटम संख्या कौन सी हमारे पास? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। s से इसको अपन लिखते हैं स्मॉल s। चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s से अपन इसको लिखते हैं। इसकी खोज किसने की थी? एलन बैक मिडरोड, या अंग्रेजी में बोलते हैं ओहेलन बैक मिडरोड। ठीक है, किसने की थी? ओहेलन बैक मिडरोड ने इसकी खोज की थी। जानकारी किसके बारे में देती है? जानकारी किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में। किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में जानकारी देती है। अबाउट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। इसके बारे में ये अपने को जानकारी देती है इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में। इसके जो मान होते हैं, वैल्यूज, s = ±1/2, तो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए s बराबर +1/2। इसको अपन ऐसे ऊपर वाले तीर से अपवार्ड एरो से शो करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन को, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वामावर्त घूर्णन के लिए s बराबर -1/2
नीचे वाले एरो से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से चक्रण क्वांटम संख्या की खोज की थी एलेनबर्ग मिडरोड ने। ये किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में जानकारी देती है। इसके मान होते हैं प्लस माइनस 1/2, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मान होता है प्लस 1/2, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मान होता है माइनस 1/2। ठीक है, इससे आगे वाली चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे, इतना अपन पढ़ के आएंगे तरीके से पूरा।